नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। आप सभी को जैसा कि पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम प्रिपरेशन चल रहा है, एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये जीएस का टेस्ट सीरीज़ है या प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं आप। और ये घटना चक्र की बुक है पूर्वालोकन, जैसा कि आप सभी को मालूम है। और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर बच्चे को पता है कि घटना चक्र की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी, आरओ एआरओ जैसे बड़े एग्जामों के लिए। दोस्तों, इस वीडियो से आप लोग जुड़ जाइए और इसका लाभ उठाइए। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। ध्यान देना दोस्तों, हर सवाल को कभी भी जब सवाल सॉल्व करो तो उसको छोटे छोटे रूप में पढ़ा करो। समझ में जल्दी आता है, आसानी से आता है, तो आपका उत्तर भी आसानी से होगा। जैसे कि क्या कहा गया है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, यहाँ पर अधिवेशन के बारे में पूछा गया है कि महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया, यानी कि उस वक्त महात्मा गांधी भारत में आ चुके थे। ठीक है। अब दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो है आपका, एक मिनट जाइए, जो इसका दोस्तों उत्तर होगा वो है आपका डी। नहीं, डी, एक मिनट जाइए, हाँ डी होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूं, डी में है लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा है उसमें तो डी में है लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसमें महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल, एक व्यक्ति जो बिहार का था, जो चंपारण का था, वो मिला और महात्मा गांधी को उन्होंने आमंत्रित किया, मतलब अपने हमारे क्षेत्र में आने के लिए। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे आगे आने वाले सवालों में। अगला सवाल है, इसमें कहा जा रहा है 1915 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। ये किसके नेतृत्व में आरंभ की गई थी। ध्यान देना, 15 और 16 की बात की जा रही है और 2 होम रूल, तो आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों देखो, इसका जो उत्तर होगा वो है ए, यानी कि तिलक एवं एनी बेसेंट। अगर हम लोग बात करें इसके विस्तार के बारे में, तो मतलब विस्तार पूर्वक बात करें इसमें, तो अप्रैल 1916 को तिलक ने तथा सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल की स्थापना की। यानी कि अगर कभी पूछ लिया जाए पहले कि सबसे पहले किसने होम रूल की स्थापना की, एनी बेसेंट या तिलक, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अप्रैल के महीने में 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया अप्रैल में, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने। तो कहीं ना कहीं तिलक जी सबसे पहले थे। ठीक है, इनसे पहले। आगे सुनना, बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा तथा केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। अब ध्यान देना, बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट, इनकी एक समाचार पत्रिका थी, उसका नाम था कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया। ठीक है, 2 था, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया। इन दोनों के माध्यम से इन्होंने अपने होम रूल, जो इनका होम रूल था, उसका विस्तार किया, प्रचार किया। लेकिन ये हो गया एनी बेसेंट का। अब बाल गंगाधर तिलक जी ने कैसे इसका प्रसार किया, तो वो था मराठा तथा केसरी, ये भी एक समाचार पत्रिका हुआ करता था। ठीक है, तो अगले सवाल में कभी भी या फिर कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनी बेसेंट के कोई पत्रिका का नाम बताओ। जैसे कोई भी जो पत्रिका, मान लो सवाल आ गया, तो आपको क्या बताना है, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, ये ऑप्शन होगा, तो आपको लगाना। देखो, एक सवाल में कितने सारे जानकारी मिल रही है आपको। और उसी तरह बाल गंगाधर तिलक जी का होगा केसरी तथा मराठा। आगे बात करें अगले सवाल पर। इसमें है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता होगा, ना कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो दोस्तों, इसका आसान सवाल है, जो बच्चा हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ता है उसको मालूम होगा। फिलहाल इसका उत्तर जो होगा वो है डी, यानी सुभाष चंद्र बोस जी। ध्यान देना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, हर शब्द को ध्यान देना। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर, कौन सा रेडियो, आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता, भारत की मुक्त इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा जुलाई 1944 में, और किस रेडियो के माध्यम से, आजाद हिंद रेडियो। यह भी सवाल बन सकता है कि किस रेडियो के माध्यम से, तो आपको मालूम होना चाहिए आजाद हिंद रेडियो। अगले सवाल के बारे में बात करें। इसमें है कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया, इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण सवाल, मतलब उत्तर है। सही उत्तर होगा ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान।
अब आपको याद आ जाना चाहिए कि चंपारण के बारे में हम लोगों ने बात किया था अभी पहले सवाल में कि राजकुमार शुक्ल ने उनको आमंत्रित किया था चंपारण के लिए। तो चंपारण कहाँ है? बिहार। अब देखो ऐसे ही सवालों को लिंक जोड़ा जाए, और सबसे पहला इनका आंदोलन चंपारण ही था भारत में, ठीक है, तो वहां से इनको महात्मा का कह सकते हो कि उपाधि या फिर टाइटल दिया गया। आगे ध्यान देना, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। अब देख लो, अब ये भी सवाल बन सकता है भविष्य में कभी भी किसी भी एग्जाम में कि महात्मा जो शब्द है, जो टाइटल है, मतलब कि महात्मा, ये किसने दिया, ये किसने बोला, ये सबसे पहले इसका मतलब नाम किसने दिया? तो वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। चंपारण का जब मामला बिल्कुल पूरी तरीके से हल हो गया, सारे किसान लोग खुश हो गए, ये सब देखने के बाद, ये सब सारी काम को देखने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया। उसी के बाद महात्मा गांधी कहलाए। समझ आया? आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? यहां नहीं था पूछा गया है, तो ध्यान देना, नहीं का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि अनुग्रह नारायण। सवाल पर ध्यान देना, यहां क्या पूछा गया? चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? नहीं हो गया, अनुग्रह नारायण ये इसके सदस्य नहीं थे। इसका मतलब आपने क्या समझा? इसका मतलब आपने ये समझा कि ए बी डी यानी कि एफ जी स्लाई, डीजे रीड और महात्मा गांधी, ये तीनों लोग इस चीज के सदस्य रहे होंगे ना। ठीक है, क्या पूछा गया? नहीं, तो नहीं में तो ये होगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन 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 चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य था, तो उसमें क्या होता है? एफ जी स्लाई, डीजे रीड और महात्मा गांधी। तो ये ध्यान देना, आगे आने वाले सवालों में कभी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे आर ओ यार हो तो है ही, किसी भी यूपीपीएससी के एग्जाम में या किसी भी यूपीएसआई कोई भी एग्जाम में इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, सवाल बन सकता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा जानकारी और ले लें इसमें। तो देखो, इसके जो सदस्य थे उसमें थे डीजे रीड, जो कि हमने ये जाना, महात्मा गांधी जी थे, ठीक है, एल एस आदामी थे, इसमें नाम नहीं लेकिन जान लो कौन, एक और थे एल सी आदामी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह भी थे, और जी रैनी भी थे, और एफ जी स्लाई भी थे। समझ में आया? ठीक है, आगे बात करें अगले सवाल पर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगला सवाल है कि चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। अब कभी भी ये पूछ ले भविष्य में आने वाले किसी भी एग्जाम में कि तिनकठिया प्रथा किससे संबंधित है, तो आपको बताना है चंपारण से। अब चंपारण का संबंध मैंने बताया था किसान, तो कहीं ना कहीं अगर आपको दिमाग ये लगा लेना, मान लो उतना उत्तर भी नहीं आता आपको, तो इतना दिमाग लगा लेना है कि ये संबंध तिनकठिया चंपारण यानी बिहार में है चंपारण, और ये किसान यानी कि कहीं ना कहीं कृषि से ही संबंधित है। तो इतना आपका दिमाग में उत्तर आ जाना चाहिए। ऐसे ही सवालों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। तो इसका दोस्तों उत्तर होगा ए, यानी कि किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना आवश्यक हो गया था। कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, जिसको हम नील की खेती कहते हैं, ये ब्रिटिश द्वारा कहा गया था, लागू किया गया था। खैर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। क्या हुआ था कि 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने क्या किया कि चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर, या मतलब विनिश्चित करा लिया, मतलब या कह सकते हो या चीज उनसे कह सकते हो कि अनुबंध करा लिया, मतलब जबरदस्ती कह सकते हो उसको, कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना ही करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जिसे तिनकठिया पद्धति कहा जाता है। और इसी के सिलसिले में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर 1917 में गांधी जी ने इस प्रथा के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यानी कि जो नील खेती से संबंधित चीजें हैं, खास तौर पर तिनकठिया जो प्रथा थी, यानी कि जो किसान है अपने जमीन का 3/20 भूभाग पर नील खेती करेगा ही करेगा। इसी के सिलसिले में सारे किसान परेशान हो गए थे। इसी के सिलसिले में चंपारण से एक व्यक्ति जो कि है, कौन है? राजकुमार शुक्ल, वो आते हैं। कहाँ आते हैं? जब महात्मा गांधी जी का लखनऊ में अधिवेशन होता है, उस दौरान में वो आते हैं 1916 में, महात्मा गांधी से मिलते हैं और आमंत्रित करते हैं कि आप आइए हमारे चंपारण में और देखिए, हमारे लिए कुछ काम, मतलब कुछ न्याय की बात करिए। तब महात्मा गांधी जी 1917 में चंपारण जाते हैं। फिर वहाँ पर उनका आंदोलन बढ़िया से सफल हो जाता है। उसी को देखने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी इनको महात्मा का खिताब देते, मतलब खिताब कह सकते हो या फिर टाइटल देते हैं। समझ आया? इतने विस्तार तरीके से कोई आपको नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं एक एक प्रश्न को, ध्यान देना। अगला सवाल है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? अच्छा सवाल है, इसका सही उत्तर होगा ए, अवध। इसमें नाम कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है? बाबा रामचंद्र। तो ये चीज मत भूलना। अब बाबा रामचंद्र को याद करने का तरीका क्या है? रामचंद्र मतलब राम भगवान, और ये कहां पर है? यूपी में ही है, यानी अवध क्षेत्र में ही है, जहां पर अयोध्या है। तो आप इसको इसी तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देना,
1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आने लगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना घटी। अगर कभी पूछा जाए सवाल में उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में या कहीं कहीं पूछा जा सकता है कि नाई धोबी बंद जो ये आंदोलन था ये किससे संबंधित है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब आगे सुनो। झिंगुरू सिंह तथा दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये चीज भी जान लो। लेकिन क्या हुआ कि एक नया चेहरा और भी आ रहा था इस आंदोलन में, जिनका नाम था रामचंद्र। ठीक है, और इन्होंने इस आंदोलन को संभाला, साथ ही साथ इस आंदोलन का और भी ज्यादा विस्तार किया और इस चीज को और ज्यादा बढ़ोतरी दी। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार से आते थे। ठीक है, बाबा रामचंद्र जी। ठीक है, 1920 के मध्य में वो एक किसान नेता के रूप में भी आए, उभरे, और वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। कभी पूछे कि प्रतापगढ़ में जो अवध किसान सभा का गठन हुआ 1920 में, ये किसके द्वारा हुआ, तो बाबा रामचंद्र। बस इतना जानो, ज्यादा नहीं। आगे सवाल है, एक मिनट। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? अच्छा सवाल है, सही उत्तर होगा सी, लखनऊ में। क्या पूछा गया? अखिल भारतीय किसान सभा, तो ये चीज ध्यान देना। अखिल भारतीय किसान सभा इसको किस तरीके से याद करना है? अखिल भारतीय किसान, हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन है? किसान है, मतलब सबसे बड़ा किसान। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं, लखनऊ। यानी कि जो सबसे बड़ा काम होगा वो सबसे बड़ी जगह पे होगा, तो अखिल भारतीय किसान सभा का कहाँ होगा? लखनऊ में। ठीक, ऐसे ही देखो, याद करने की ट्रिक होता है, बाकी आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो क्या हुआ इसके बारे में जान लो कि 1936 में क्या हुआ कि लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। ठीक है, 1936 में जो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की जो स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया, इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र के समस्याओं के विद्वान NG रंगा इसके महासचिव चुने गए। ठीक है, ध्यान देना, इतना मालूम होना चाहिए, इससे ज्यादा फिलहाल एग्जाम में आएगा नहीं। अगला सवाल है कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? अभी हम लोगों ने तुरंत बात किया, तुरंत कि कौन था। सही उत्तर होगा B NG रंगा, जो कि आंध्र प्रदेश से, एक मिनट, नहीं आंध्र प्रदेश नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा NG रंगा। बस आप इतना जानिए। अगला सवाल है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अच्छा सवाल है, इसका सही उत्तर होगा सी, आंध्र प्रदेश राज्य से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब इसके बारे में विस्तार से मैं बोलने जा रहा हूं, पढ़ने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, इस चीज को समझना। हुआ यह था कि आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश, जो कि पहले आंध्र प्रदेश और अब वर्तमान में उस स्थान तेलंगाना है, के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। ध्यान देना, कहां पे? नलगोंडा जिले में। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। नलगोंडा के पोचमपल्ली गांव में प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते हुए इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया। ठीक है, और प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। अक्टूबर 1951 से और 1957 तक विनोबा भावे जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूहीनों के लिए पर्याप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया। खैर फिलहाल ये तो बात की बात है, इतना आपको मालूम होना चाहिए कि भूदान की शुरुआत कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश राज्य में। और इससे सिलसिले में इसमें जो प्रमुख नेता कह सकते हो, तो उसमें आपको जाना चाहिए विनोबा भावे जी को। ठीक है, बस इतना जानिए, उतना तो मैंने आपको एक विस्तार पूर्वक उसकी भूमिका बता दी, लेकिन इतना मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? अभी मैंने बात किया आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों याद था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट, कोई परेशानी, कोई भी तकलीफ जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दो, उत्तर समाधान मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।